अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन NA 249 के मुतालिक कराची शहर में जो बहुत एक कंटेस्टेड रेस रही है, लेकिन अब तमाम इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। अब याद रहे कि 2018 में जब इसी हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6ठी नंबर पर कामयाब हुई या नाकाम हुई, इस बार हमने देखा कि 2021 के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अव्वल आई और यह भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तौर पे नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, जिनको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वर किया जा रहा था, और उनकी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी नायब सदर के ज़रिए इस जीत को, या अगर पीपल्स पार्टी के बयानिए को सामने रखा जाए, इस हार को तस्लीम नहीं किया गया। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि क्या धुंध या पोलिंग एजेंट्स का बाद में आना, कौन सी वजह थी कि इस तरह का नतीजा सामने आया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानात भी सामने आए हैं, जिसमें कई उन्होंने सवालिया निशान उठाए इसी इलेक्टोरल प्रोसेस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तो वही है कि इंतखाबी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर ट्वीट किया, ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए ही हम इस प्रोसेस को रिफॉर्म कर सकते हैं। साथ में जो एक और सवाल उठता है वो यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब की एप्लीकेशन को मंजूर करना है और मंजूर कर लिया है कि रिकाउंट के मुतालिक वो अपने दलाइल सामने रखेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा उस पर फैसला करेगा, आगे बढ़ते हुए वो कौन से तामीरी इक़दाम हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सरकारी अदारे और हमारे मुंतखब नुमाइंदे उठा सकते हैं कि इस तरह के धांधली के इल्ज़ामात, इस तरह की कोताहियों की फ़हरिस्त बार बार सामने ना आए, जो कि हमने देखा था डस्का में, नौशेरा में और अब कराची में। जनाब शराजी साहब, NA 249 की सिचुएशन डेवलप तो हो रही है, लेकिन वही बात जो आपने कल की थी, हर बार यही सवाल उठता है पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं इस तरह अगर जो सवाल करना चाहता हूँ फोकस वो पीपल्स पार्टी पे है। पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी दिलचस्प बात की मुस्लिम लीग नवाज के मुतालिक कि अगर आपने मुखालफत करनी है PTI की करें, इस्टेब्लिशमेंट की करें, ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन ना करें, अगर करना है तो ज़रूर करें, लेकिन आप हारेंगे। रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट शराजी साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल, एक तो ये कि NA 249 का ये हल्का भी ज़िमनी इलेक्शन के बाद इस कंट्रोवर्सी से नहीं बच सका कि वहाँ पे भी एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और अक्सरियत जमातों ने इस फैसले को कबूल करने से इनकार किया है। और साथ में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वजन ज़रूर नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो नून लीग PDM के फोरम से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मजबूत और मरबूत इत्तेहाद लेके चलना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि वो जमात कि जो बुनियादी तौर पे पार्लिमान से इस्तीफ़े देना चाहती है, इस पार्लिमान का हिस्सा रहना नहीं चाहती, इस पार्लिमान को जाली पार्लिमान समझती है, इस पार्लिमान के नतीजे में वजूद आने वाली हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत कहती है, वो जमात एक ज़िमनी इलेक्शन की सीट पे इतनी मरी जा रही है कि वो जो PDM के अंदर बैठे अपने दोस्त हैं, कल तक तो दोस्त ही थे, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आ रही। तो एक बड़ी दो तरह की इंतहाएँ हमें नून लीग की पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत के साथ वो पंजा आजमाई कर रही है और दूसरी तरफ जब इस तरह के ज़िमनी इलेक्शन हो या फिर सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला हो तो वहाँ पे अपनी अपोजिशन जमातों के साथ भी वो दस्तो गिरबान नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल में नून लीग को अपने रवैये पर ज़रूर गौर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं हम 249 के ऊपर। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले को टेकअप कर लिया है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ असद कि जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, गोया कि परसों की रात 8, 9, 10 बजे तक तो सूरत हाल ये थी कि लग रहा था कि नून लीग के कैंडिडेट जीत रहे हैं, और सारा दिन जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है किसी एक जमात ने भी ये नहीं कहा कि किसी एक पोलिंग बूथ के ऊपर, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली के कोई सबूत मिले हैं, किसी एक ने कोई ऐसा वावेला नहीं मचाया, कोई एक भी ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसने इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत की हो कि जो प्रोसेस है उसको रोका जा रहा है या वहाँ पे कोई जाली वोट कास्ट किए जा रहे हैं।
हरगिज़ नहीं था, बल्कि हालत तो ये थी कि नून लीग की जो रहनुमा है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने तो ट्वीट करके मिफ्ता इस्माइल साहब को मुबारकबाद दी थी और साथ में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल की जो कारकर्दगी थी इमरान खान साहब की, उसका नतीजा ये निकला है कि वो 249 की नशिस्त नून लीग के हाथों हार गए हैं। और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के वोटर्स को भी शाबाश दी, उन्होंने अपने कायद के विजन को भी बड़ा सराहा। तो मैं ये हैरान होता हूँ कि अब वो जमात आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा यह जा रहा है कि जी 34 फॉर्म 45 है, वो तो मिल नहीं पाया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। 100 ऐसे फॉर्म 45 थे जिनके ऊपर जो इलेक्शन के एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे, उनके दस्तखत नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि एक ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त को लेकर आप सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, और जब सियासी जमातें सियासी जमातों के ऊपर असद इल्ज़ाम लगाती हैं धांधली का, तो बुनियादी तौर पे फिर आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, गोया कि सियासी जमातें बुनियादी तौर पे इस धांधली का टूल बनती हैं या वही मुहर्रिक हैं। तो खुदा के वास्ते कम से कम ये तो सोचें कि जब आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आप इस लेकिन शिराजी साहब हिस्सा रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस को आप इनिशिएट करते हैं। जी, लेकिन अगर इसी तनाजुर में ये बात करें हम, और आपने बहुत अच्छा किया, ये जो मुबाहिसा है इसको अब बहुत अच्छी तरह दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसमें दो मुख्तलिफ सोचें सामने आती हैं। आपने देखा अभी वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो सियासी जमातें हैं वो आएँ हमारे साथ बैठें और ज़रा हम बात करते हैं इसी नुक्ते के मुतालिक कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लाना चाहिए। लेकिन आपने शायद अभी देखा होगा डॉन में भी मुख्तलिफ कॉलम्स भी आए हैं, उसमें रीम खुर्शीद का भी बहुत अच्छा पीस आया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में भी कई कमज़ोरियाँ हैं और काबिल तवज्जो है कि आप किस तरह का रिफॉर्म लाना चाहते हैं। लेकिन खैर दैट माइट बी ए सेपरेट पॉइंट। मुस्लिम लीग नवाज़ इस बात से ही इख्तलाफ करती है सर। आपने देखा कि इसी प्रोग्राम पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इस्लाहात की बातें अब ज़रा ख़त्म करें, बात है नज़रिया, और बात है नज़रिए की, और बात है कि ये जो धांधली जो जिसके इल्ज़ामात बार बार लगते हैं ये इस वजह से नहीं है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो नहीं पाए। आपने देखा इलेक्शन एक्ट 2017 भी सामने आया, ये इसलिए इल्ज़ामात लगते हैं क्योंकि आपने अभी तक जमहूरी प्रोसेस को तस्लीम नहीं किया, उसको एम्ब्रेस नहीं किया और वोटर को इज्जत नहीं दी, और उसी वजह से फिर क्योंकि आपकी नीयत ख़राब है किसी रिफॉर्म के होते हुए भी इलेक्टोरल प्रोसेस साफ और शफाफ नहीं हो सकती। तो इन दो मुख्तलिफ सोचों को ब्रिज कैसे किया जाए शिराजी साहब? मेरा ख्याल में ये खदशात बड़ी हद तक दुरुस्त हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ भी जाती है तो इस बात की क्या ज़मानत है कि जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, वो बेस्ट वे में उसको सुपरवाइज़ करेंगे, उसको बेस्ट वे में ऑपरेट करेंगे और उसमें कोई एहतमाल बाकी नहीं रहेगा कि कोई जाली वोट कास्ट हो या कम से कम यह है कि किसी के फेवर में कैंपेन ख़ास की जाए। मुझे लगता है ऐसी बात है, ये चीज़ें 100% फूल प्रूफ नहीं हो सकती। रह गया मामला ये कि इसके साथ और क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे तो माजी में भी वो 2013 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन हो, 2013 का मामला तो आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजमेंट आई उस जजमेंट में ये कहा गया कि आइसोलेटेड तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर धांधली का एलिमेंट ज़रूर नज़र आया है, बट हम ये नहीं कह सकते कि एक मुनज़्ज़म धांधली थी। तो मेरा ख्याल में जब ये इतने हाईएस्ट फोरम पे चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि हाँ ये ज़रूर अमल होता है धांधली का, तो मैं समझता हूँ कि फिर सज़ाओं के जो एक आपको एक निज़ाम है उसको बेहतर करना होगा। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल इसके अंदर इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि एक पार्टी बतौर पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूँ या कोई इदारा इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर पार्लिमान को चाहिए कि यहाँ पे सज़ाओं के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर किया जाए, ज़्यादा मौसर किया जाए और ऐसा को फोरम एक तरतीब दिया जाए कि जहाँ पे बड़ी न्यूट्रलिटी के साथ इस सारे अमल को देखा जाए। वो जाहिर सी बात इलेक्शन कमीशन का ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा एम्पावर करके उसके डिस्पोजल के ऊपर कुछ ऐसे इदारे भी लाए जाएं कि जो इन्वेस्टिगेशन के अमल के अंदर उनको हेल्प आउट करें, और जहाँ जहाँ भी फिर ऐसी शिकायत हो
तो बड़ी जदीद तरीके से उस सारे मामले की तहकीक की जाए और तहकीक के नतीजे में जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हों उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, फिर सज़ाएँ बड़ी सख्त होनी चाहिए और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो ज़िमनी इलेक्शन अब हुए हैं इसमें हम डस्का को देखें या अब 249 कराची को देखें, कम से कम इस बात को असद ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब इस तरह का शोर मचा है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक खामोश तमाशाई के तौर पर नहीं बैठा रहा, बल्कि इस इदारे ने एक इनिशिएटिव लिया है। डस्का के ऊपर भी ये मामला टेकअप किया, एक फैसला आया, उस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहाँ पे भी डिसीजन हुआ और दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हुए। शराजी साहब, काफ़ी कोशिश की गई है कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस को जितना भी मुस्तहकम कर सकते हैं उसको करें, लेकिन फिर एक बार फिर वो सवाल उठता है कि क्या आप जमहूरी प्रोसेस को वो वाली इज्जत देना चाहते हैं जो कि हमारे आइन में दर्ज है, या जो कि अदालत उज़्मा के फ़ैसलों पर अगर आप अमल दरामद करते तो काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह होती। इसी पर वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे GSP प्लस के बारे में, यानी वो प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। GSP प्लस एक ऐसा एक्सपोर्ट सर्विसेज के मुतालिक प्रोग्राम है जो कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को एक्सटेंड किया और जिसकी नतीजे में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको ड्यूटी फ्री रसाई मिल जाती है यूरोपियन मार्केट्स तक। लेकिन कुछ शराइत व ज़वाबित हैं जिनको सामने रखा जाता है, जिस वजह से पाकिस्तान को इस तरह का प्रोग्राम मिला हुआ है और उससे फिर फ़ायदा उठा सकता है, और वो हैं बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के मुतालिक। पाकिस्तान ने जो भी बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस रेटिफाई किए हैं उनमें 27 कोर कन्वेंशंस हैं जो कि बुनियादी हकूक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, गुड गवर्नेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन पर पाकिस्तान को बतौर एक रियासत पूरी तौर पर अमल दरामद करना होगा। और इसी सिलसिले में जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उन्होंने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को रिव्यू करने के लिए एक करारदाद मंजूर की है जो कि अगर मनफी में जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। और उस करारदाद में मुख्तलिफ एतराज़ात थे जिनमें बुनियादी एतराज़ात पाकिस्तान के रिलीजियस ऑफेंसेस से जुड़े हुए हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीनियर इकोनॉमिस्ट, और इन तमाम अमूर पर उनकी गहरी नज़र रहती है। बहुत शुक्रिया हारून साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले यही बताइएगा सर कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मईशत हो, तजारती ताल्लुकात हो, GSP प्लस कितना ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए बतौर एक मईशत? जी बहुत शुक्रिया। GSP प्लस, या जिसका असल लफ्ज़ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, ये 2013 से पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा रहा है। और अगर हम देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी यूरोपियन यूनियन को, वो तकरीबन 3.8 बिलियन डॉलर से या यूरो से ऑलमोस्ट डबल होके 2018 में 8 बिलियन तक पहुंच गई और अभी भी 7.8 के लगभग हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ड्यूटी फ्री एक्सेस, जिन जिन सेक्टर्स में उन्होंने हमें इजाज़त दी हुई है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि हमने 27 कन्वेंशन साइन किए हुए हैं कि हम उन पर अमल दरामद करेंगे, उसमें टेक्सटाइल तकरीबन 80% के लगभग है। तो जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है उसकी मार्केट इस तरह 28 मुल्क जो हैं यूरोपियन यूनियन के बन जाते हैं, जहां पर हमें तकरीबन 20% का फायदा होता है अपने कंपेटिटर्स से। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ये इसलिए भी अहम है कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसको GSP मिला है। हिंदुस्तान है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, वो GSP के लिए क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि वो अपर इनकम में चले गए। बाद में बांग्लादेश उसके अंदर बीइंग द लीस्ट डेवलप्ड शामिल हो। तो हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त के हालात में और वैसे भी इस कदर जरूरी है हमारे लिए उनको मेंटेन करना
बल्कि उनको बढ़ाना, क्योंकि अगर हमने ये IMF के प्रोग्राम से निकलना है तो हमें रेमिटेंसेस प्लस एक्सपोर्ट से इतनी तरसीलात आनी चाहिए कि हम अपना एक्सटर्नल अकाउंट को बैलेंस रख सके। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा एक अहम हमें है, 2022 तक की ये हमें छूट मिली हुई थी। तो हारून साहब क्या लगता है, इनफैक्ट जो इस वक्त यूरोप की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, पाकिस्तान में तो ये बड़ा हसास मामला है और इस मामले को इतने जल्द एड्रेस करना लगता है कि नामुमकिनात में से है, तो फिर अगर ये सहूलत पाकिस्तान से वापस ले ली जाती है तो क्या मुश्किलात कोविड को लेकर, पहले इकॉनमी हमें बड़ी डिप्रेस है और खुदा न खास्ता अगर ये डिसीजन भी आता है यूरोप की जानिब से तो क्या मुश्किल पैदा हो सकती है पाकिस्तान के लिए? जी देखिए, एक तो ये मेरा नहीं ख्याल कि बहुत एब्रप्ट डिसीजन आएगा, इस पे भी डिबेट के लिए मंजूर किया गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जैसे असद कह रहे थे कि जो हमने 27 कन्वेंशन साइन किए हुए हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत गवर्नेंस है जिसके अंदर करप्शन आ जाता है, इसके अलावा लेबर राइट्स हैं। तो उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स का इसके अंदर एक हमारा क्लॉज है उसको यूज किया है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे कवानीन हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो है सपोर्टिव नहीं है, और उसको बड़ा स्पोल भी किया और उसको एक रिलीजियस एंगल भी अनफॉर्चुनेटली दे दिया गया। मेरी राय ये है कि अगर आप देखिए जो ब्लास्फेमी लॉ की भी बात की गई है उसमें जो हमने हिस्ट्री देखें तो ज्यादातर केसेस जो हैं वो हर मजहब में हैं, किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो वे फॉरवर्ड है, जो आपका सवाल है, देखिए इकोनॉमी डिप्रेस्ड है, कोविड की अभी वेव चल रही है और हमें एक्सपोर्ट हमारे लिए इस वक्त जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है उसके लिए शारक की हैसियत रखती हैं और हमने कंपैटिटिवनेस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, तो एक हमें छूट मिली हुई है अभी 1-1.5 साल के लिए। तो अगर वो खुदा ना खास्ता खत्म होती है तो मेरे हिसाब से उसमें 3 से 4 अरब डॉलर का हमें घटाई हो सकती है एक्सपोर्ट्स में। लेकिन मैं ये कहता चलूं, इस पर जरूरत इस अमर की दोनों साइड्स को है कि बजाय इसके कि पोजीशंस लें और डिबेट शुरू कर दें, हमें एक दूसरे से एंगेज करके इन इश्यूज के ऊपर डायलॉग को शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन गैप्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं और कोविड की वजह से क्योंकि हमारा इंटरेक्शन और कम हो गया, ना वो आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं। तो एक तो एंगेजमेंट जो है बहुत जरूरी है, बैकडोर भी और ट्रैक 1 पे भी। दूसरी चीज जो इसमें मैं कहना चाह रहा हूं, जी प्लीज। जी हारून साहब। जी मैं कह रहा था कि एक तो एंगेजमेंट है, दूसरा ये जो मैं इसको जब से देख रहा हूं, जो हमने 27 कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, हमें बड़े क्लियर आउटकम्स उसमें डिफाइन करने चाहिए। अभी वो खासे ओपन एंडेड हैं जिसको कि दोनों साइडों से किसी भी तरह सब्जेक्टिवली यूज किया जा सकता है। अगर क्लियर पता हो कि क्या करना है तो फिर आप उसके ऊपर पोजीशन बेहतर ले सकते हैं। अच्छा हारून साहब, आने वाले महीनों में क्या आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक लाहे अमल तय करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इस्लाहात क्या किए जा सकते हैं सफारती तौर पर और इक्तसादी तौर पर? आपने जैसे देखा इंसानी हकूक़ को एक इशू बना दिया जाता है और यूरोपीय पार्लियामेंट में भी उस तरह की सियासी जमातें, चाहे क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हों, स्वीडिश डेमोक्रेट्स हों, जो कि इस तरह के मजहबी एस्पेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लेमेटरी तनाजुर में देखती हैं और फिर उस वजह से कहती हैं कि पाकिस्तान के तमाम स्टेटस को रिव्यू कर दिया जाए। जब इस तरह के केसेस होंगे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखती हों या अक्सरियत से ताल्लुक़ रखती हों, हम आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में क्या कुछ कर सकते हैं कि ये प्रीएम्प्ट किया जाए कि जब इस तरह के केसेस सामने भी आएँ वो पूरे स्टेटस को, GSP प्लस स्टेटस को इस तरह खतरे में ना डालें? जी असद, ये देखिए आपका एक बड़ा अहम नुक्ता है। जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो हमारी जो डिप्लोमेसी है और इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज को बना कर रखें। हमारे कुछ एलाइज होने चाहिए, कुछ प्रॉक्सी इन्फ्लुएंसेस होने चाहिए, हमारे लोग वहां थिंक टैंक्स के अंदर एंगेज रहने चाहिए ताकि एक राब्ता ना टूटे। अनफॉर्चुनेट जो अच्छी बात ये हो रही थी पिछले 5-8 साल से कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी रैंकिंग बेहतर हो रही थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हट रही थी, पाकिस्तान का एक ओवरऑल इमेज बड़ा पॉजिटिव जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान को ओपन करने की और जो बिजनेस की फैसिलिटेशन की बात की,
लेकिन एक तो जैसे मैंने कहा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हुआ है कि हमारा राब्ता कोविड की वजह से ट्रैवल भी नहीं हो सकता और कम हो गया। फिर जो एक इमेज मीडिया से गया, जो अभी एक बहुत ज्यादा हमारा अनफॉर्चुनेट सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई, उसका जो वहां पर उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो इतनी अहम हमारी मार्केट है, हमें वहां पर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स पे करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमसे एंगेज करके ये समझ पाएंगे, पोजीशंस लेके मामला बिगड़ जाएगा। मेरी राय ये है इस वक्त, जैसे आपने कहा कि वहां पर जी हारून साहब, ये तो आपने दुरुस्त कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू बहुत सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं, लेकिन क्या हमें अपने इकोनॉमिक मॉडल को भी थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए कि हमारी जो यूरोप के ऊपर डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट को लेके, दुनिया में और मंडियां भी तो हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह के अनड्यू प्रेशर्स ना आए और ऐसी चीज़ें, वो डिमांड्स ना की जा सके जो पाकिस्तान शायद पूरी करने के काबिल भी ना हो, तो हमारे पास कोई अल्टरनेट हो ताकि हम उस तरफ जा सकें? तो ये भी ऑप्शन पाकिस्तान के पास है कि नहीं, सिर्फ हमारे पास यही है कि हमने इस मंडी की तरफ ही देखना है? जी शराज साहब, देखिए, जो हमारा एक इकोनॉमिक का मॉडल है इस वक्त चल रहा, उसकी कंपोजिशन कोई 30 साल से बदली नहीं है। जबकि हमारे कंपेटिटर्स जो हैं उन्होंने वैल्यू एडिशन भी कर ली है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कर ली है। हमारे रिस्क जो फॉल्ट लाइंस हैं वो खासे हाई हैं। हमारी जो दारोमदार एक्सपोर्ट की है वो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर है, खास तौर पे टेक्सटाइल में, और उसके अंदर भी वैल्यू एडिशन कम है। इसी तरह मंडियों को देखिए तो 3-4 हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। जब भी हमारा आजकल के हालात में अनफॉर्चुनेट जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक वेव्स के अंदर उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है और वो इंसुलेटेड नहीं है। हमारे ऊपर भी यही हो रहा है। अगर आप देखिए, जैसे जब मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था तो हम सऊदी अरब और कतर से हमने फ्रेमवर्क्स इन्वेस्टमेंट के साइन किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिकल को हम सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो मटेरियलाइज नहीं हो पाए। हमारे 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो अपने एंड पे अपनी प्रोडक्ट को, जो हम 4th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, टेक्सटाइल के ऊपर इन्हिसार को घटाने की जरूरत। इसी तरह जो मंडियां हैं हमें नई खोलने की जरूरत है, लेकिन यूरोप एक इतनी बड़ी मार्केट है, कोई भी दुनिया की एक्सपोर्ट मार्केट उसको इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन जो GSP प्लस की कंडीशंस हैं वो हमारे लिए एक्चुअली बहुत अच्छी भी हैं। जैसे लेबर राइट्स की बात करते हैं, हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहां तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल कंफॉर्मिटी की बात है, हमें करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव और ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, उसको हैंडल करने की सलाहियत हमारे में अभी कम है और ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट के बगैर और एंगेजमेंट के बगैर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे, पिछले दिन बेतहाशा तशवीशनाक खबर सामने आई कि हिंदुस्तान में पहली बार 4 लाख से ज़ायद अब मुस्बत केसेस कोरोना वायरस के तस्दीक हुए। और ये ना सिर्फ हिंदुस्तान की दूसरी और सबसे बुरी लहर है इसी वबा की, साथ में भी बतौर एक हमसाया मुल्क पाकिस्तान में तीसरी लहर ना सिर्फ वसी से वसी होती जा रही है। NCOC के असद उमर साहब का कहना है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं की जाएगी तो ना सिर्फ एक सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में, रमज़ान के आखिरी दिनों में और ईद के दिनों में इस लॉकडाउन को इन्फोर्स भी किया जा सकता है। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और सेहत के शोबे से उनका एक गहरा ताल्लुक भी है, डॉक्टर मुबशर भट्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले ये बताइएगा सर, जो हिंदुस्तान में बात की जा रही है इस कोविड म्यूटेशन की,
डबल म्यूटेशंस की, ट्रिपल म्यूटेशंस की, आप सर बिकॉज यू आर द हेल्थ एक्सपर्ट, आप बेहतर जानते हैं, क्या कोई चांसेस हैं कि पाकिस्तान बतौर एक इस खित्ते का एक मेंबर, हिंदुस्तान का हमसाया मुल्क, इज दिस अ डिफरेंट वेरिएंट सर, एंड कैन इट अफेक्ट पाकिस्तान इन द कमिंग डेज? किस तरह देखते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मेरा इसी पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। हम साउथ एशियन अकेडमी ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, एक सैप्स का अदारा है जिसको मैं इस वक्त पाकिस्तान में रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। तो हमारा साउथ एशियन का जो चैप्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होमवर्क इस बात पे है कि जो डिजीज़ हैं हमारी रीजनल हैं और हमारे सोशल और इकनॉमिक इम्पैक्ट जो हैं हमारे हेल्थ इश्यूज़ में वो बड़े कॉमन है जी। सो कॉमनैलिटी में जो इस वक्त इंडिया में हुआ है वो बेसिकली हमारी, मेरा कहना नहीं चाहिए नेबर कंट्री बहुत स्मार्ट हैं, उनकी निगलिजेंस का एक हिस्सा है कि जिसने प्रिवेंटिव केयर के ऊपर को प्रॉपर मेजर्स नहीं की, जिसकी वजह से एक्सपैंड हुआ है। आगे इसके वेरिएंट की बात, वेरिएंट या म्यूटेशन जो हैं वो ज़रूरी नहीं कहीं और से आए, स्पेसिफिकली आरएन की वेरिएंट जो हैं वो कहीं भी रीजनल चेंजेस में आ सकती हैं और जो आ रही हैं। और हम किसी के कहते हैं जी वेरिएंट यूके से आई तो उससे आगे निकल आई, कोई इंडिया से आ गया तो उससे आगे निकल आई, तो देयर आर चांसेस का हम अगर हमने प्रिवेंटिव केयर पे कोई अच्छे मेजर्स ना किए तो हम भी इंडिया की तरह सफ़र हो सकते हैं। तो उसका एक ही हल है जी कि हम अपने आप को कीप करें, तो नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू हैव एनी पैनिक वर्क ऑन दैट। ठीक जी श्राय साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खुद भी कोविड के पेशेंट रहे हैं और माशाल्लाह आप रिकवर कर गए हैं, और लेकिन कुछ जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रीटमेंट का, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर, पॉजिटिव रेशो बढ़ गया, लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट वो जो ट्रीटमेंट का एलिमेंट था उसको शायद आपने कहीं भुला दिया, उसका जिक्र बड़ा कम होता है। तो क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि जो इस वक्त ट्रीटमेंट हो रही है पाकिस्तान में वो दुरुस्त सिमत में हो रही है और ऐसा ही होना चाहिए, या आपको लगता है कि आपके अपने एक्सपीरियंस से कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं एक्सपीरियंस हो रही? थैंक यू वेरी मच सर। इफ्तिखार साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था। मेरा लगता है अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे जो इस इम्तिहान में डाला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो रीजनल जो हमारी एक होमवर्क हो रहा है आज का RND का, उसमें मुझे बहुत तकवीत मिली है, नॉलेज वाइज भी, और एक्सपोजर जो मिला है कि भाई इसको हैंडल कैसे करना है, उस चीज़ों के ऊपर बहुत ग्रिप भी आई है। जैसे मैंने कहा जी कि हम साउथ एशियन अकेडमी ऑफ फिजिशियन के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम इंडिया के लोग भी साथ हैं, मिडिल ईस्ट के भी साथ हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इवन अमेरिका में रिप्रेजेंट कर रही है मेरी बेटी जो साउथ एशियन अकेडमी ऑफ फिजिशियन सर्जन को, डॉक्टर मिसबा अहमद, हार्वर्ड में एज ए बायोटेक में काम कर रही हैं। तो जब कोविड का ये टाइम आया था तो हमारा जो पूरा फोकस है साउथ एशियन अकेडमी का वो इसी के ऊपर था कि भाई हम रीजनल जो सोल्यूशन है उसको देखें, क्योंकि ये बीमारी एक रीजनल हमारे एरिया पे आई तो हम तरक्की पजीर मुल्क है, हमारा इसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा जैसे यूके के हो सकता है। आज एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई मेरी, हमारे डॉक्टर अब्दुलरशीद साहब हैं जो कि R&D को या रिसर्च के चैप्टर को भी ड्राइव में देख रहे हैं और वैक्सीन के भी चैप्टर को देख रहे हैं। तो उनसे ये बात हो रही थी अब्दुलरशीद साहब से, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी बात यह है कि हमारे जो रीजनल नॉर्म्स हैं लाइफस्टाइल के, वो ट्रीटमेंट के अपना एक उसका एक चैप्टर होना चाहिए जो हमारे रीजनल एरियाज़ को, हमारे थिंक टैंक्स जो हैं उनको फोकस करना चाहिए, ना कि यूरोपियन लाइफस्टाइल के ऊपर उसको करना चाहिए। तो ये हमारी जो रीजनल एरियाज़ हैं वो जो मैंने पर्सनल मेरे साथ बीती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट मुझे सामने आए हैं। हमारी जो ट्रेडिशन नॉर्म्स ये एक्सरसाइज में है उनके क्या नुकसान लोगों को हो रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली चूँकि ये नया चैप्टर है, हमारी मेडिकल कम्युनिटी भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और हमारे जो R&D चैप्टर ग्लोबल है वो भी एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है। तो मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने लर्न किया कि मेरे साथ इस ट्रीटमेंट में हमारे पाकिस्तान में ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोफेसर राव सुहेल साहब हैं, साउथ एशियन अकेडमी के ऊपर है, मिडिल ईस्ट में डॉक्टर नादिया हैं, नादिया अली हैं, और ऐसे बाकी कंट्रीज़ में या मिसबा हार्वर्ड में उन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है कि भाई हम साउथ एशियन चैप्टर को हम किस नज़र से देखते हैं कि ये साउथ एशियन जो लोग हैं इनकी रीजनल डिजीज़ को मैनेज करने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। तो उससे जो मैंने पर्सनल मेरे ज़ात पे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं अगर आपको याद हो डॉन के प्लेटफॉर्म पे एक बात चली थी कि भाई हाँ, जो मेरा प्रोग्राम आप दोस्तों ने किया था कि हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा देगी।
एक बात तो ये थी कि मैंने हर्ड इम्यूनिटी के वो चैप्टर साथ साथ करता गया जो मैं सोचता था कि हमारे इस रीजनल नॉर्म्स के ऊपर चलने चाहिए। तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो है 1 मिनट में वो आपको बताता हूँ, और मेडिकल कम्युनिटी भी उसका बेनिफिट मिलेगा। सेकंड उसमें ये था कि हमारा अगर जो देखा जाए तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि ये वायरोलॉजी का अटैक वही अटैक है जैसे बाकी वायरसेस आते हैं और चले जाते हैं। बंदे कौन अफेक्ट होते हैं मोस्टली, जिसमें जो काजलिटीज आ रही हैं और जो उसमें बहुत डेथ टोल बढ़ता जा रहा है, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल जो एरियाज़ हैं उसका फकदान है। जो हमारी रीजनल R&D को हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, और हम उन एक्सरसाइजों को डील करते हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड या नॉर्थ अमेरिका से हैं। जो मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ हमारी उस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा गैप है, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट लेवल पे भी और इस रीजन लेवल पे, साउथ एशियन रीजन पे भी, कि हम अपनी एक टीम एस्टैब्लिश करें प्रोफेशनल्स की, जो इस R&D पे देखें कि हमारे रीजनल फैक्टर कौन से हैं जो प्रिवेंटिव केयर में और क्यूरेटिव लेवल पे हमें बेनिफिट दे सके बीइंग ए तरक्की पजीर कंट्री। अच्छा, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी डॉक्टर मुबशर साहब से कोरोना वायरस के मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए, गुफ्तगू जारी है जी। डॉक्टर मुबशर साहब, मैं साउथ एशियन अकेडमी ऑफ फिजिशियन सर्जन के प्लेटफॉर्म पे दुबई गया हुआ था, वापसी आया हूँ, मुझे फौरी कोयटा जाना पड़ा, कोयटा से कराची गया हूँ, तो आई थिंक आई पिक समवेयर। वापस कराची से ही मुझे फीवर शुरू हो गया। जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे साइन सिम्टम अल्टीमेटली एज बीइंग अ फिजिशियन नज़र आ रहे थे कि ये मेरे ठीक नहीं है, तो मैं उसको नॉर्मल लेने की कोशिश की। मेरा एक इशू ये था कि मेरी बॉडी जो है ना वो रिएक्टिव हो, मेरा इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हो जाता है। पोलन एलर्जी में भी मेरे साथ यही होता है। तो जैसे पोलन एलर्जी में जिन बंदों का इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हो जाता है और उसको पोलन का अटैक होता है, और जिनको रिएक्टिव नहीं होता उनको कुछ भी नहीं होता। ये इस्लामाबाद में आपके पास थाउजेंड्स एग्जाम्पल्स हैं। तो जब मेरा इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हुआ तो मैंने इसको इमीडिएटली वो मैयर जो वेस्टर्न मैयर्स हैं और जो मेरे लोकल मैयर्स हैं जो हमारे साउथ एशियन अकेडमी पे हमें डिज़ाइन की हुई थी, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो मैं हुआ तो स्टेबल, लेकिन तीसरे दिन इन 1 डे मेरे लंग्स जो हैं 48% कोलैप्स कर गए, और मैं फील करता था बीइंग अ फिजिशियन कि मेरे लंग्स अगर एक दिन और निकाल गए तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी द आई थिंक नो, मुझे लगता था कि मेरे एंड पॉइंट आई है, यानी इस तरह की मेरी फीलिंग चेस्ट में आ चुकी थी। तो मैंने पर हैवी एंटीवायरल जैसे हम दे रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की भी है, साथ उसके एंटीबायोटिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस साइटोकाइन स्टॉर्म जो आपकी इम्यूनिटी आप ही इसके खिलाफ काम शुरू कर देती कुत मुताबिक आपकी, उसका हल जो है वो थी स्टीरॉइड्स। तो मैंने साथ स्टीरॉइड शुरू की जो मैं कभी यूज़ नहीं करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो अटैक था उसको तो मैंने सबसाइड कर लिया। 2-4 दिन में बड़ी तकलीफ में रहा, बहुत तकलीफ फिनोमेना था ये। तो उस और रिस्क भी बड़ा था कि मैंने उसको डबल डोज शुरू की उसकी, ताकि मैं इसको इनकाउंटर कर सकूँ प्रॉपरली। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सपोर्ट किया वो हमारी रीजनल एरियाज़ की चीज़ें थी कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फुकदान यह है कि हम वी कांट अफोर्ड बड़े जो पैरामीटर्स ग्लोबल हैं बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री। तो 2 प्रेपरेशन थी जो हमारे रीजन में बड़ी यहाँ पे काम चलती जा रही हैं, जो चाइना ने सबसे पहले अप्रूव की। एक थी हमारी हाइड्रोजन थेरेपी। सो हाइड्रोजन थेरेपी इज अप्रूव्ड इन मैनी कंट्रीज राइट नाउ फॉर कोरोना। कोविड के लिए हाइड्रोजन थेरेपी अप्रूव हो चुकी है, और ये वाहद एक ट्रीटमेंट है जो लंग्स को रिपेयर भी करती है, और इसकी स्टडीज़ और इसके एब्स्ट्रैक्ट्स 2010 में भी आ चुके हैं कि वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी अगर ठीक होती है तो वो इस तरह हाइड्रोजन थेरेपी से ठीक होती है। तो इसके बाकायदा रिसर्च इस्टेब्लिश थी, जिसकी वजह से चाइना ने सबसे पहले उसको अप्रूव किया और अपने फ्रंट लाइन जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरी थी क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस। क्लोरीन डाइऑक्साइड मेरे साथ अमेरिकन दोस्त जो इसी सैप्स के ऊपर साउथ एशियन अकेडमी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके उनमें से फार्मासिस्ट एक जो अमेरिका से आए हुए हैं, वो भी 36 ईयर अमेरिका में रह के आए हैं, ये बेस इन कराची। तो हम क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस हमने बनाई हुई थी जो हम काफ़ी देर से यूज़ कर रहे थे डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर एज ए ट्रायल भी। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड एक वाहद एलिमेंट था जो सिस्टेमिक ऑक्सीजन ठीक करती थी। तो मैंने क्लोरीन डाइऑक्साइड जब लेनी शुरू की तो आई बीइंग इवन लंग्स मेरे कोलैप्स होने के बावजूद मुझे एक दिन भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट इज़ नॉट ए क्लेम, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इट इज़ ए गुड स्पोर्ट
कि मेरी बॉडी उसमें जो कंपनसेटिंग मैकेनिज्म था, तो मेरी सिस्टमिक ऑक्सीजन वर्कआउट कर गई, क्योंकि ये क्लोरीन डाइऑक्साइड जब हम ओरल लेते हैं बॉडी में इमीडिएटली मिलकर जाके सोडियम क्लोराइड बन जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है बॉडी में। तो ब्लड स्ट्रीम है, चूँकि ऑक्सीजन इज बायोसिडल, इज बेसिकली आल्सो इज काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये बॉडी के मेरे इंटरनल जो इन्फेक्शन थी उसको भी इसने एड्रेस किया थोड़ा बहुत, एंड टॉप ऑफ दैट मेरी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहा थ्रू आउट, जिसकी वजह से कभी भी मेरी ये बॉडी की कैफियत नहीं थी कि मैं लथार्जिक हूँ, ऐसा नहीं था। मुझे ज़रूर बॉडी में उलझन होती थी बाहर की वजह से, लेकिन कभी मुझे थकावट नहीं हुई कि मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं किया, नेवर एवर। तो ये वो चीज़ें जो मैं लोकल वर्कआउट कर रहा था, एंड टॉप ऑफ दैट जो मैंने मुझसे अच्छा काम हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पे मेल प्रैक्टिस भी है, मेरी अपनी फीलिंग है, हुक्मात और डॉक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रिशन की ऐसी हैं जिनको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रहे। तो मैं उन दिनों में सुनना शुरू कर दिया, ये जितने भी हमारे दोस्त हैं मेडिकल प्रोफेशन के, ये जी आप प्याज खाएँ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अदरक और लहसुन लें तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पे लेते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं तो नहीं। तो ये मेल प्रैक्टिस में चीज़ें थी, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। जैसे मैं सब मैसेज को भी मैसेज दूंगा, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा आलिमिया जो आ रहा था और मेरे साथ भी जो हुआ, हमें चंद एक टेस्ट जो है ना उनके ऊपर बहुत फोकस करना नेशनल लेवल पे, जिसमें डी डायमंड टेस्ट है, CRP है और ब्लड CP है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस वक्त वैल्यूड करने के लिए, और मेरी गवर्नमेंट से या लैब वालों से रिक्वेस्ट है कि इनको किसी तरीके से सब्सिडाइज कराएं इनकी कास्ट, ताकि आम पब्लिक तक इसका बेनिफिट पहुंचे। अच्छा डॉक्टर मुबश्शिर साहब, इस पे जो एक और सवाल उठता है यही, और मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहूँगा, जो अब हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसके पीछे आई है कि अब हमें वैक्सीन्स डेवलप करना चाहिए, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ज़रिए हो, हमारे अपने जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ज़रिए हो, तो क्या हमारे पास वो सलाहियत है और आपके करीब क्या कुछ करना चाहिए कि इस तमाम प्रोसेस को अब स्पीड अप किया जाए? अच्छा सर, इत्तेफाक की बात है कि जो कमेटी के हमारे हेड हैं इस पे वैक्सीन के सेक्टर में, वो हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब। आज मेरी उनसे बात हुई, बल्कि आप दोस्तों को सलाम भी कह रहे थे। वो साहब इस वक्त उनसे मैं ये ब्रीफिंग ले रहा था कि वो कहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट पैट कि जो कैनसाइनो है, जो कनाडा और चाइना के तवस्सुत से ये बनी हुई है, चाइना में बीजिंग में, ये पाकिस्तान में हम इसका API लेके आएंगे, इनके बल्कि इसका लेके आएंगे, और NIH इसको अगले महीने डिलीवर करने की सलाहियत रखेगी। तो दिस अ गुड न्यूज़ फॉर द कंट्री कि हमारे पास ये अब थोड़ी सी ये बल्क में प्रोडक्शन जो है ना वो मैसेज को कवर करने के लिए अगले महीने से मौजूद होना शुरू हो जाएगी। तो ये करना चाहिए जी। पाकिस्तान मेरी नज़र में बहुत बदकिस्मत कंट्री है जिसका कोई अपना API नहीं है, या API के ऊपर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करनी चाहिए चीज़ें, या अपनी हमारी फार्मुलेशन के ऊपर आना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर से साल्ट लाएँ और यहाँ पैक करके गरीब कौम का सत्यानाश करें, जैसे हो रहा है। जितनी हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बहुत महंगी हैं, और इसमें मेरा डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब का बड़ा अहम रोल है कि उन्होंने ये जेनेरिक के ऊपर भी उन्होंने सारा काम किया था। आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय। मैं एज ए मेंबर ड्राइव में काम कर रहा हूँ आजकल एज ए इंटरनेशनल एक्सपर्ट, क्लिनिशियन एक्सपर्ट के तौर पे, जो मैं देख रहा हूँ ड्राइव में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, और ड्राइव को एम्पावर करना चाहिए हमें इन चीज़ों में, ताकि हम जेनेरिक को प्रमोट करें, ताकि आम पब्लिक इस वक्त क्राइसिस में है इस पैंडेमिक के, तो जैसे फियर है इस पैंडेमिक का, उसको कम से कम आम आदमी हैंडल कर सके। इसी वजह से मैं कह रहा था कि हमें वो रिसोर्स को सामने लाना चाहिए जो प्रिवेंटिव केयर के हों, जो हमारे लोकल रिसोर्स के ऊपर वर्कआउट करते हों। जैसे मैंने कहा जी, हम देयर इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, तो हम इसके जो अल्टरनेटिव मीन्स हैं उसके ऊपर R&D करनी चाहिए, क्लोरीन डाइऑक्साइड उस पर R&D करनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन थेरेपी की डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा ज़रा वक्त कम हो रहा है, तो इसी पर ज़रा क्लोज आउट करना होगा। डॉक्टर मुबश्शिर भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। और जैसे आपने सुना, आगे सफ़र बहुत ज़्यादा तवील है, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।